दोस्तों हम लोग जो घटना चक्र मेडिवल हिस्ट्री देख रहे थे दोस्तों, इससे पहले घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री एवं एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट की जा चुकी है, जिसका वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया तथा दोस्तों वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जहां बहुत से बुक का पीडीएफ शेयर किया जाता है, जिसको आप आसानी से ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर बहुत से बुक शेयर किए जाते हैं जिनको आप आसानी से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है हुमायूं एवं शाहजहां, हुमायूं और जो है शेरशाह सूरी का नोट्स पढ़ चुके थे। तो आज हुमायूं और शेरशाह सूरी के क्वेश्चन हल कर देंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में किसी एक का नाम नहीं था। तो हुमायूं के भाइयों में से ऐसा कौन सा नाम था जो नहीं है? तो दोस्तों एक ट्रिक है, कहाँ कहाँ ए हुमायूं। तो एक ट्रिक है, कहाँ ए हुमायूं। तो इस ट्रिक से हम हुमायूं के भाई देखेंगे, अर्थात बाबर के लड़के। तो पहला कामरान, क से कामरान, फिर ह से हिंदाल, ए से अस्करी तथा हुमायूं। तो चार भाई थे, पहला कामरान, दूसरा हिंदाल, तीसरा अस्करी तथा चौथा हुमायूं। तो जो उस्मान था, उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कामरान, अस्करी और हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ तथा हुमायूं की मां का नाम माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। तो जो हुमायूं की मां है उनका नाम माहम बेगम था और यह शिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम नीचे दिया गया। तो हुमायूं द्वारा जो लड़े गए 4 युद्ध है उनका सही क्रम में अंकित करना है। तो हुमायूं द्वारा जो देवरा का युद्ध हुआ था दोस्तों, देवरा का युद्ध जो है यह जो है 1539 में, सॉरी, जो देवरा का युद्ध हुआ था, देवरा का युद्ध 1532 में हुआ था। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। तो जो चौसा का युद्ध है यह 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था तथा सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। देवरा हुआ था, फिर चौकस हुआ था, फिर कन्नौज हुआ था, फिर सरहिंद हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम, देवरा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 तथा सरहिंद का युद्ध 1555। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो पूछ रहा है कि इनमें से किसने हुमायूं को ऐसा प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि जो है अर्पित करेगा? तो यह जो है शेर खान अर्थात शेरशाह सूरी ने कहा था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए, साथ ही 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो पूछ रहा है कि ऐसे कौन से दो शासक है जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो वह जो शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच 17 मई 1540 को कन्नौज में युद्ध हुआ शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच। तो इसका ऑप्शन बी सही है। सत्रह मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। उसी युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ा था। तो फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, फरीद ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जो फरीद है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, तो वह कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जो फरीद है, फरीद जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किया था। तो जो फरीद है, फरीद जौनपुर से शिक्षा प्राप्त किया था, जिसे जौनपुर को सिराज ए हिंद बोला जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है, जौनपुर से। तो फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, जो अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो तत्कालीन समय में सिराज ए हिंद नाम से प्रसिद्ध था। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? पूछा कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? तो जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी उच्च शिक्षित था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। सबसे शिक्षित जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक था, बट यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक का नाम नहीं दिया गया। तो जो शेरशाह सूरी है यह जौनपुर से पढ़ा था, यह उच्च शिक्षित था। तो इसका ऑप्शन डी सही है।
तो शेर शाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था। उसे उसे उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो निम्नलिखित में से किसे सुल्तान ने हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की? तो ऐसे सुल्तान का नाम बताइए जिसने हजरत ए आला की उपाधि अपनाई फिर बाद में सुल्तान की। तो यह जो है शेर शाह सूरी ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की। तो इसका ऑप्शन सी सही है, शेर शाह सूरी। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर का अर्थात शेर शाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। क्वेश्चन नंबर 8, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार कौन से थे? तो राजस्व सुधार थे, प्रशासनिक सुधार थे, सैनिक सुधार थे तथा करेंसी प्रणाली में सुधार थे। तो सभी सुधार शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो शेरशाह सूरी का मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान था। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। राजस्व सुधार, शेर शाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। उसकी यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को काफी हानि उठानी पड़ती है। अतः भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेर शाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उसकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। प्रशासनिक सुधार, शेर शाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की थी। मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन एवं वित्तीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान था। यही कारण है कि शेर शाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासन काल में जो प्रशासन कार्य दिखाया, उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। शेर शाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था और संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थी। शेर शाह ने अपने बंगाल विजय के पूर्व साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेर शाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की। संपूर्ण सूबे को उसने 19 सरकारों में बांट दिया था तथा प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया था। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल की नियुक्ति होती थी। यह प्रबंध विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। तीसरा, सैनिक सुधार। सैनिक सुधार, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेर शाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़े को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को लागू किया था। करेंसी प्रणाली में सुधार, शेर शाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में वी.ए. स्मिथ ने लिखा था, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेर शाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। अतः शेर शाह सूरी को उपयुक्त सभी सुधारों का श्रेय प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो जो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो जो हुमायूं है, हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही, हुमायूं। तो दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तर पत्र में ए माना है। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है 1532 ईस्वी में किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1532। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने लगभग 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर शाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो जो पहला दौरा का युद्ध, दूसरा कन्नौज का युद्ध, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध, चौथा चौसा का युद्ध। तो जो दोस्तों चौसा का युद्ध है, चौसा का युद्ध हम लोग जानते हैं कब हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। तो जो चौसा का युद्ध हुआ था यह 1539 में हुआ था, तथा जो कन्नौज का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध हम लोग जानते हैं यह 1540 में हुआ था। तो 1540 में कन्नौज का हुआ था। तो इसका एक ट्रिक है चौक, मतलब चौकना, किसी को देख करके आश्चर्यचकित। तो पहले चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसमें देखेंगे कि इस ऑप्शन में पहले 4 आएगा, फिर जो है 2 आएगा। तो 4 के बाद 2 आएगा, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 4 के बाद 2, और सॉरी पहले 4 आएगा फिर 2 आएगा। नहीं, इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें पहले 2 आ रहा है फिर 4 आ रहा है। इसमें जो है पहले 4 आएगा, तो इसमें आ रहा है, फिर इसमें भी पहले 2 आ रहा है फिर 4 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें पहले 4 आ रहा है फिर 2 आ रहा है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो दौरा का युद्ध है, दौरा का युद्ध 1532 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, तथा सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो जो हाजी बेगम है, हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हाजी बेगम ने। तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीनपना में 1565 से 1572 में करवाया था। इस मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास था। यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई थी। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो पूछ रहा है कि चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। तो जो चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का जो है शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। शेर शाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेर शाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने एवं चांदी, तांबे तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, जिनका तौल एवं आकार निश्चित था। उसके चांदी के सिक्के रुपया का तौल 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। इस पर प्रायः अरबी भाषा एवं देवनागरी लिपि में सुल्तान का नाम अंकित था। क्वेश्चन नंबर 14, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय दर क्या थी? तो शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम एवं चांदी के रुपये का विनिमय दर 64:1 था। इसका ऑप्शन डी सही है। तो शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। इसके समय दाम और रुपया का विनिमय दर 64:1 था। तो शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार जो है शेरशाह सूरी ने किया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो शेरशाह का शासन काल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा था, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कथन जो एक है, कथन एक, वह शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था। तो हाँ, कथन एक सही है, शेरशाह सूरी शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था। कथन 2, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत का उल्लेखनीय नहीं था। तो कथन 2 गलत है, केवल एक सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो शेरशाह सूरी 1540 से 1545 का मध्ययुगीन भारत के शासकों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। प्रशासन के क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए सुधारों के कारण उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता था। कथन एक सत्य है, एक शासक के रूप में शेरशाह के गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय थे। युद्ध के मैदान पर उसे कुछ युद्धों में सफलता प्राप्त हुई तथा कुछ युद्धों में असफलता का भी सामना करना पड़ा। उदाहरण हेतु हुमायूं ने दौराह अर्थात देवरा नामक स्थान पर अफगानों को पराजित किया, जिसमें शेर शाह भी शामिल था। इसी तरह शेरशाह द्वारा मारवाड़ पर विजय विश्वासघात का प्रतिफल था।
जबकि प्रशासक के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उदाहरण हेतु उसके द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के तहत राजकोष में वृद्धि हुई, सैन्य सुधार के तहत उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत में स्थापित घोड़ों को दागने की प्रथा को कड़ाई से लागू किया। इसने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। इस प्रकार शेरशाह की न्याय व्यवस्था भी मध्ययुगीन भारत में अप्रतिम स्थान रखती थी। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, तो शेरशाह की मृत्यु जो कालिंजर में हुई। तो जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई, इसका ऑप्शन बी सही है। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरे हुए एक गोला दुर्ग की दीवार से टकरा गया, वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, तो जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को उसका कालिंजर में ही देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। क्वेश्चन नंबर 18, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुआ? तो पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध हुआ? तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान जो कालिंजर के विरुद्ध हुआ, तो इसका ऑप्शन ए सही है, कालिंजर। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। तो इसका ऑप्शन सी सही है, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था, उसने मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा, कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा। तो शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? तो जयता एवं कुंपा मारवाड़ से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा मारवाड़ से संबंधित थे। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो जो शेरशाह है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। शेरशाह को कहाँ दफनाया गया? तो शेरशाह को सासाराम में दफनाया गया। इसका ऑप्शन बी सही है। भारत में शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकरा कर फटने से इसकी मृत्यु हो गई। इसे बिहार के सासाराम अर्थात रोहतास जिले में दफनाया गया। शेरशाह का मकबरा अफगान स्थापत्य शानदार नमूना माना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया? तो जो दिल्ली के किला एक कुहना मस्जिद है, दिल्ली की किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किला एक कुहना मस्जिद दिल्ली जो 1541 ईस्वी में निर्मित हुई थी, को उसके उज्जवल वास्तु कलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। इसका ऑप्शन सी सही है। तो दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण मुगल बादशाह हुमायूं ने करवाया था, जबकि यहाँ किला एक कुहना मस्जिद तथा शेर मंडल भवन शेरशाह सूरी द्वारा करवाए गए थे। तो दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहना का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहना का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, शेरशाह सूरी ने। तो दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के पुराना किला किला एक कुहना का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। इसका ऑप्शन ए सही है। तो दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 ईस्वी के बीच करवाया था। यह किला नई दिल्ली के यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनपना नगर का आंतरिक कला है। क्वेश्चन नंबर 28,
कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। तो इसका ऑप्शन सी सही है, शेरशाह सूरी ने। तो कृषकों की मदद के लिए शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उन्हें उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर के पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? तो यह जो है शेरशाह सूरी ने बनवाई। तो शेरशाह सूरी ने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई। तो शेरशाह सूरी होगा, इसका ऑप्शन डी सही है। तो सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। सड़क ए आजम सोनार गांव बांग्लादेश से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी था, तो शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह अर्थात जलाल खां था। यह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध ही हुआ। इसने शेरशाह के समय की शासन व्यवस्था को स्थापित रखा था। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 अर्थात 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो पूछ रहा है कि इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 या 500 में विभाजित किया था? तो उस शासक का नाम बताइए। तो जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी ने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 तथा 500 इकाइयों में विभाजित किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, शेरशाह सूरी। तो इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। जो इस्लाम शाह है, इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुआ। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, अच्छा ये इस्लाम शाह होगा, इसका ऑप्शन डी, इसमें ई दिया है, शेरशाह और इस्लाम शाह दोनों उपयुक्त में से। तो जो इस्लाम शाह है, इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह की सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। तो अकबर, नोट्स अकबर, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरुदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया। इस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इसे फर्जंद पुत्र पुकारता था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया था। तो जो अकबर है, अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त किया था तथा उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया था। तो जो अकबर है, अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था, तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर के राजा बिहारी मल भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपने ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, जिसका प्रचलित नाम जोधाबाई था, का विवाह अकबर से की। तो जो बिहारी मल भारमल था, उसकी पुत्री जो थी हरखाबाई, जिसका नाम जोधाबाई था, उसका विवाह अकबर से की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारी मल भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत अकबर ने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। उसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी
पहली पत्नी जो है बंध्या हो। जो माहम अनगा है, माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतग खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना की हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 ईस्वी के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। तो जो दुर्गावती थी, यह गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर ने जब 1564 में गोंडवाना पर हमला किया तो दुर्गावती ने सुसाइड कर लिया, अर्थात आत्महत्या कर लिया। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भद्राजुड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। राव चंद्रसेन ने 1579 ईस्वी में सोजत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया। 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोंगुडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उत्तर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। तो मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद प्रयागराज में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण में अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। तो जो अबुल फजल की हत्या किसने की? तो अबुल फजल की हत्या ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने की। किसके कहने पर? तो यह जो सलीम के इशारे पर की थी अबुल फजल की हत्या। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों बादशाह के पद एवं अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बने। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, अतएव वह प्रसा के फ्रेडरिक महन और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि से सभी समान थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी है, मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन, सैनिक संगठन से संबंधित था। अकबर ने 1573 से 1574 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके और एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सके। 1574 से 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो जो अकबर है, अकबर की मनसबदारी प्रथा दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दीवान शब्द फारसी भाषा का है। खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल में 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर का तुर्बती, राजा टोडरमल तथा ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ने किया था।
मुगल मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 19वें वर्ष अर्थात 1574 से 1575 ईस्वी में प्रारंभ किया था। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। पहला 10 से अधिक तथा दूसरा 500 से कम मनसबदार। 500 से 2500 तक आमीर होते थे तथा 2500 से ऊपर अमीर-ए-आजम कहलाते थे। इसके अलावा इसे जात एवं सावार की दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अकबर के शासन काल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहसाला अर्थात टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। तो जो टोडरमल है, टोडरमल का मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का एक तिहाई राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण करवाया, जिसमें जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल तथा सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बिरबल कोठी आदि प्रमुख है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 1573 ईस्वी में की थी और इसके पश्चात सीकरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में कराया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल महेश दास ने इसे स्वीकार किया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। तो अकबर ने सिकंदराबाद का नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसे पूर्ण करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिला था। इसकी प्रमुख विशेषता गुंबद विहीन होना है। अकबर ने अपने राज्य कवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों को रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां बदायूनी तथा फैजी आदि विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। हरिविजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिनचंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन था। एलिजाबेथ फर्स्ट का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी तक था। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया।
राल्फ फिच 1583 से 86 तक फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की। मजहरनामा अबुल फजल जो मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और उलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल एवं इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। अकबर स्वयं बसंत, होली, दीपावली जैसे त्योहारों उत्सवों में भाग लेता था। उसे तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार कर लिया था। लेन पुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? तो जो काला नौर है, काला नौर पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया, तो काला नौर था, तो इसका ऑप्शन डी सही। तो हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट काला नौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु मात्र 14 वर्ष से कम थी। क्वेश्चन नंबर 2, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना में सेनापति हकीम खान सूर था, तो इसका ऑप्शन सी सही, हकीम खान था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना का अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों का भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापा मार युद्ध का सहारा लिया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति हकीम सूर था, तो इसका ऑप्शन बी सही है, हकीम सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति जो है हकीम खान सूर था, तो इसका ऑप्शन बी सही है, हकीम खान सूर। तो दिए गए मानचित्र है छायांकित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक और बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जानकारी देता है? तो जो ऑप्शन डी है 1605 में अकबर, ए गोंडवाना तथा बी लाहौर। तो जो ए है ए गोंडवाना का क्षेत्र है, ए गोंडवाना का क्षेत्र तथा बी लाहौर का क्षेत्र है। तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया? तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के कछवाहों से स्थापित किया, तो इसका ऑप्शन बी से कछवाहा।
अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार की यात्रा हेतु जा रहा था, तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपने ज्येष्ठ पुत्री हरखा बाई, जिसका प्रचलित नाम जोधाबाई था, का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह कर लिया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो जो कछवाहा परिवार है, कछवाहा परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसका ऑप्शन सी सही है। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अकबर अधिकतर दर्शन हेतु जाता था। इसका ऑप्शन ए सही है। तो अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु अक्सर सिकरी भी जाया करता था। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो जो अधम खां था, अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। इसका ऑप्शन ए सही है। माहम आनगा के पुत्र अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतग खां की हत्या कर दी थी। तो राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की? तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, तो उस राज्य का नाम बताइए। तो जो मेवाड़ राज्य है, मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ राज्य के जो शासक थे वे महाराणा प्रताप थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मेवाड़। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। इस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो जो महाराणा प्रताप है, मारवाड़ के जो मारवाड़ है, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और कभी समर्पण नहीं किया। यह मारवाड़ के रावचंद्र सेन ने। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन ने भाद्राजूड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। इसके उपरांत रावचंद्र सेन ने सोजत पर अधिकार कर लिया। अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की भांति ही उसने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया तथा समर्पण नहीं किया। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो मांडला की रानी थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 1564 ईस्वी में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफ खां को गढ़कटंगा अर्थात गोंडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा। वहां का राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी माता जो थी वह दुर्गावती थी। तो दुर्गावती राज्य पर योग्यता पूर्वक शासन करती थी। उसने वीरतापूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला वर्तमान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, के बीच हुए युद्ध में जो दुर्गावती थी वह पराजित हो गई। अबुल फजल की मृत्यु इसमें से किसके कारण हुई थी? तो अबुल फजल की मृत्यु शाहजादा सलीम के कारण हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद प्रयागराज में स्वतंत्र शासन के तहत स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। अतः अबुल फजल की मृत्यु में शाहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने के लिए सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, तो यह जो है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने के लिए सहायक नहीं है। जबकि प्रशासकीय एकता और कानून की एक रूपता यह सिद्ध है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न ये भी है। अकबर की धार्मिक नीति, ये तीनों जो है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक है। जबकि अकबर ने इस्लाम त्याग दिया, यह
सहायक नहीं थे। इसका ऑप्शन ए सही है। तो अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत में बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न उसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ एवं लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न, सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा उनकी कला विधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? तो अकबर की लोकप्रियता के कारण मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार, तो सभी है, ए बी सी डी सभी है। तो मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। इसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई। वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदारता नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपयुक्त चारों बिंदु को सम्मिलित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो जो अकबर है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो निम्नलिखित बादशाहों में किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो जो अकबर है, अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट के तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो जो निम्नलिखित घटनाएं हैं उन पर विचार करना है तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो पहला, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। जो अम्बेर की राजकुमारी है उससे अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण तथा उड़ीसा पर कर रानी का विजय। तो इन घटनाओं पर हमें विचार करना है। तो जो अम्बेर की राजकुमारी का विवाह था, अम्बेर की राजकुमारी का विवाह यह 1562 में हुआ था। अम्बेर की राजकुमारी का विवाह 1562 में हुआ था। तुकारोई का युद्ध 1575 में हुआ था तथा मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 में हुआ था तथा उड़ीसा पर कररानी का विजय जो है 1568 में हुआ था। तो यह जो होगा 3-1-4-2। तो पहला 3-1-4-2। तो देखते हैं 3-1-4-2 इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 3-1-4-2 इसका ऑप्शन डी सही है। 3-1-4-2। तो प्रश्नगत घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार: अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह 1562 ईस्वी में, तुकारोई का युद्ध 1575 ईस्वी में, मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 ईस्वी में, उड़ीसा पर कररानी का विजय 1568 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या अर्थात बांझ हो? तो इसका ऑप्शन सी है, अकबर। तो अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, परंतु उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया। उदाहरण के लिए उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तथा स्त्रियों के सती होने पर रोक लगाने का प्रयास किया था। निम्नलिखित
कथनों पर कौन से कथन सही है? तो अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। दूसरा, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो है अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। कथन एक सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव में अलग अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। तो एक और दो दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एक और दो दोनों सही है। बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष विवाह की आयु निर्धारित की थी। इसने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव में अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अकबर का शासन जाना जाता है, तो अकबर का शासन किस लिए जाना जाता है? तो अकबर का शासन जो है, यह जो है अकबर का शासन, अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं अपितु अपनी धार्मिक उदारता, धार्मिक सहिष्णुता तथा के लिए जग प्रसिद्ध था। तो क्षेत्र जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए तथा धार्मिक कट्टरता के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एक दो तीन होगा। तो अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं अपितु धार्मिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध है। उसके द्वारा प्रतिपादित सुलह एक कुल की नीति इसका मतलब सबल प्रमाण है। इस प्रकार कथन 4 सही नहीं है। तो अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता है। उसका कार्य सैनिकों के वेतन एवं सैन्य संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती एवं उनके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण आदि उसके कार्यों के अंतर्गत था। तो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो साम्राज्य के विस्तार एवं शांति सुव्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573 से 1574 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपना घोड़ा न बदल सके तथा अपने एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सके। इसके पश्चात 1574 से 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है। मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से है जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई। इसका ऑप्शन डी सही है। तो दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का उद्देश्य स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करना था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासन काल में दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल तथा ख्वाजा शाह मंसूर के पास रहा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती था। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो यह जो मंगोलिया से था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह जो है मंगोलिया से उधार ली गई थी। इसका ऑप्शन सी सही है। तो मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफी हद तक नवीन थी, तथापि यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों के 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। कारण आर, घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था
और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो इसका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों की को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मूल कारण यह था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जो जब्ती प्रणाली है, जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल और जब्ती खसरे पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल ने जो है भू राजस्व क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, इसका ऑप्शन बी सही है। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 में आईने 10 साला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण उसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते थे। उस समय टोडरमल वित्त मंत्री था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। तो इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो जो दहसाला कर व्यवस्था है, इसको बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन बी सही। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो टोडरमल संबंधित है, तो जो टोडरमल है, टोडरमल जो है मालगुजारी सुधारों से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही। जो टोडरमल है यह मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। तो अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण हेतु मुजफ्फर का तुर्बती एवं राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि 1571 से 1580 ईस्वी के मध्य लगभग 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे दहसाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। तो मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। तो पूछ रहा है कि जो तानसेन है, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट द्वारा प्रदान की गई पदवी थी, तो नहीं, गलत है। यह जो है रामतनु पांडे थे। जो रामतनु पांडे थे उनको तानसेन की उपाधि प्रदान की गई थी। तो तानसेन का मूल नाम राम बली नहीं, राम तनु पांडे, क्या राम तनु पांडे था। तो कथन एक गलत है। कथन दो, अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन ने राजा मान सिंह की बहन ने राजा मान सिंह की पुत्री से हुआ था। तो जो अकबर है, अकबर का जो विवाह है वह राजा मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह राजा मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह सलीम जहांगीर से हुआ था। तो जो राजा मान सिंह है, राजा मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह सलीम से हुआ था, न कि अकबर से। तो कथन दो भी गलत है। कथन तीन, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। तो जो अबुल फजल था, अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। कथन तीन सही है। राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। तो जो राजा टोडरमल है, राजा टोडरमल अकबर के सेना के प्रधान सेनापति नहीं बल्कि वित्त मंत्री थे। तो जो राजा टोडरमल थे ये वित्त मंत्री थे। तो इसका कथन केवल 3 सही है, तो इसका कथन केवल 3 सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। केवल कथन 3 सही है। तो तानसेन का मूल नाम राम अतनु पांडे था। उन्हें तानसेन नाम उपाधि ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। राजा मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह सलीम जहांगीर से हुआ था, न कि अकबर से। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। राजा टोडरमल दीवान वित्त मंत्री थे, न कि सेनापति थे। तो भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी थी? यह जो टोडरमल। तो भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य टोडरमल नैरंतर्य की कड़ी थी, तो इसका ऑप्शन बी सही है, टोडरमल।
इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल को भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त है। अकबर के द्वारा ही आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल ही थे। ख्वाजा शाह मंसूर और मुजफ्फर का तुर्बती से भी इसमें मदद मिली थी, अतएव इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो आइन ए दहसाला पद्धति जो है टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो अकबर ने दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों का सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। तो दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो दीन ए इलाही का प्रचार जो अकबर ने किया था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया, इसका ऑप्शन बी सही है। इस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, तो जो इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक विचार पद्धति थी जिसके नियम सर्वधर्म समभाव पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया? तो इबादत खाना का निर्माण जो अकबर ने करवाया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो अकबर बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना के निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। मजहर को स्मिथ एवं उजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। स्मिथ महोदय ने कहा था, तो जो स्मिथ है, स्मिथ महोदय ने कहा था, दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती थी? तो जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद को शान फतेहपुर कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन सी सही है, जामा मस्जिद। तो मुगल बादशाह अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल है। यहाँ स्थित जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुर अर्थात शान ए सीकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो जो अकबरी महल है, अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ करवाया था। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल की शैलियों में निर्मित कई इमारतें शामिल थे। इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, मरियम महल, स्वर्ण महल, दीवान ए आम, दीवान ए खास, बिरबल कोठी आदि प्रमुख है। अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा भारतीय एवं फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, इसका ऑप्शन सी सही है, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ तथा मिर्जा गियास इसके वास्तुकार थे। यह मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण
है। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सुलह ए कुल का सिद्धांत अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई 1582 ईस्वी में। इसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर की सुलह ए कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। तो अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो अकबर का जो सुलह ए कुल है यह किस पर आधारित है पूछ रहा है। तो अकबर का सुलह ए कुल जो है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण तो उपयुक्त सभी पर आधारित है, सभी पर आधारित है। किस मुगल बादशाह के दौरान जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो जो अकबर है, अकबर के दौरान जो है, अकबर के दौरान जौनपुर में फतवा जारी हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी सही है, अकबर। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु या काजी मुल्ला मुहम्मद यजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। तो जो मुल्ला मुहम्मद यजदी थे यह जौनपुर के धर्मगुरु थे। इन्होंने सभी मुस्लिमों को जो है अकबर के विरुद्ध फतवा जारी करने के लिए कहा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। कारण आर, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया था। तो इसका जो है केवल कथन ए सही है। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। हाँ, कथन सही है। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म के विजय की खुशी में नहीं बल्कि गुजरात विजय पर बनवाया। तो जब अकबर ने गुजरात का विजय किया था तब अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो कारण आर गलत है, केवल कथन ए सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। तो अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568 से 1569 ईस्वी में आरंभ करवाया था तथा बाद में गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी के पश्चात इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया था। तो निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया? तो जो बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया। प्रश्नगत विकल्पों में मुगल बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा तथा फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो जो अकबर है, अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किया था। इसका ऑप्शन डी सही है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया गया था। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। अकबर के शासन काल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद आदि थे। इनमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। यद्यपि शिक्षा के महत्वपूर्ण सुधार करने वाला मुगल शासक अकबर स्वयं निरक्षर था। तो अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। इसका ऑप्शन डी सही है। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ स्थित प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई की महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल का जो इमारत है यह बौद्ध विहार की तरह। इसका ऑप्शन ये सही है, पंचमहल।
अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 मंजिलों वाला यह आयताकार भवन नालंदा में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित है। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो यह जो है यह पंचमहल में किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पंचमहल। तो फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। तो फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने पंचमहल निर्मित कराया था। इसका ऑप्शन बी सही है। तो जहांगीर महल स्थित है। तो जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल जो है आगरा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो आगरा का किला हिंद इस्लामी शैली का उदाहरण है। यह अकबर द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। अबुल फजल के अनुसार किले के अंदर अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। जहांगीर महल आगरा किले में ही स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर झुकी है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मान सिंह महल से ली गई है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सिकंदरा। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसे पूर्ण करवाया था। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों के से आकार में छोटी होती गई। इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का लाल किला का जो निर्माण है यह अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था, जबकि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला यह अकबर के समय में कराया गया था। तो जो इलाहाबाद का किला, आगरा का किला एवं लाहौर का किला है, आगरा का किला, लाहौर का किला एवं इलाहाबाद का किला यह अकबर के समय में किया गया था। तथा जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का लाल किला किसके समय में किया गया था? तो दिल्ली का लाल किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण काल शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। तो जो दिल्ली का लाल किला है इसका निर्माण शाहजहां शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ये सही है, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में निर्मित था। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ जो है सम्राट और उनके मकबरा। तो दोस्तों एक ट्रिक है, कादी सिलाराबाद, कादी सिलारा बाद, फिर भाजसा, BHAJSA। तो यहाँ काबुल, बी से बाबर, तो बाबर का मकबरा काबुल में था। एच से हुमायूं, हुमायूं का मकबरा डी से दिल्ली में था। ए से औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा जो है सिकंदरा में था। तथा जे से जहांगीर का मकबरा लाहौर में था। तथा यह से शाहजहां का मकबरा जो है जो अकबर का मकबरा था यह सिकंदराबाद में था। तो इससे इसको आप याद कर सकते हैं। तो जो बाबुल का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, तथा जो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में था। जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में था। तो इसको हम देखेंगे। तो जो बाबर है, बाबर का मकबरा काबुल में था। तो ए का 3 होगा। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में था। तो बी का 4 होगा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में था। तो सी का 1 होगा। शाहजहां का मकबरा आगरा में था। तो डी का 2 होगा। तो 3 4 1 2। तो इसमें देखते हैं 3 4 1 2।
तो इसका ऑप्शन सी सही है, 3, 4, 1, 2। तो बाबर बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में तथा शाहजहां का आगरा में। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, फिर यहाँ मकबरा देखना है। तो जो बाबर है, बाबर का मकबरा जो है काबुल में था, तो बाबर का मकबरा काबुल में, तो ब होगा पहले। फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में था, तो अ होगा। फिर अकबर अकबर का मकबरा सिकंदरा में था, तो द होगा। फिर जहांगीर का मकबरा लाहौर में था, तो स होगा। ब अ द स, तो ब अ द स, इसका ऑप्शन बी सही है, ब अ द स। तो बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में था। तो अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह है, तो अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी के निर्देशन में हुआ, इसका ऑप्शन डी सही है। तो अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में नकीब खां बदायूनी, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? तो जो अब्दुल कादिर बदायूनी है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, इसका ऑप्शन ए सही है। तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक जो है रजमनामा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक राजमनामा है। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद कहलाता है, तो 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद कहलाता है रजमनामा, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रजमनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है, इसका ऑप्शन सी सही। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अकबर की इच्छा अनुसार जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो जो अब्दुल कादिर बदायूनी है, इसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, इसका ऑप्शन डी सही है। तो सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि से प्रदान की गई थी? तो सब सम्राट अकबर द्वारा जो है मोहम्मद हुसैन को जो है जरी कलम की उपाधि से प्रदान की गई थी, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं जिनकी एक सूची आईने अकबरी में मिलती है, में सबसे प्रमुख कश्मीरी का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह था हरिविजय सूरी। तो हरविजय सूरी ऐसा जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया, तो वह जैन साधु हरिविजय सूरी था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो हरिविजय सूरी ही वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1582 ईस्वी में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा आहूत किया था। इनसे प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया था एवं पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दिया था। मुगल दरबार में एक अन्य जैन विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थे। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो जो हरिविजय सूरी है, हरिविजय सूरी जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, इसका ऑप्शन बी सही है। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था, इसका ऑप्शन बी सही है। तो अकबरकालीन चित्रकारों के नाम से अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में दिए हैं दसवंत, वसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश। दसवंत के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनाने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था,
तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का प्रथम समकालीन भारतीय राजा अकबर था, इसका ऑप्शन ए सही है। तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। ध्यातव्य है कि दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। एलिजाबेथ का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी तक था। तो भारत के किस शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो जो अकबर था, अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह कौन है? तो वह जो अबुल फजल है। तो अबुल फजल मध्यकालीन भारतीय लेखक है जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया, यह अबुल फजल है, तो इसका ऑप्शन डी सही। तो मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति राल्फ फिंच था, इसका ऑप्शन ए सही है। राल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया था। 16वीं सदी के भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। अकबर के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीने इलाही की स्थापना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1 2 1 2 3 4। तो अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में की थी। उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा की घोषणा की। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही अर्थात दैवी एकेश्वरवाद की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 77, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उनके संबंध में क्या सही है? पहला, यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। दूसरा, यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला। तीसरा, इस मिशन में एंटोनियो जो मोन्सेरट थे, एंटोनियो मोन्सेरट शामिल थे। तो इसका ऑप्शन तीनों सही है। इसका तीनों है। यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था, सही है। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला, तो ये भी सही है। इस मिशन में एंटोनियो मोन्सेरट शामिल था, तो 3 भी सही है। तो 1 2 3 सभी सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 ईस्वी में पादरियों का एक दल अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए भेजा। यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। इससे पूर्व पहला मिशन फतेहपुर सीकरी में 1580 में तथा दूसरा मिशन लाहौर में 1591 में आ चुका था। तीसरा मिशन अकबर से लाहौर में मिला। इस मिशन का नेतृत्व मिशनरी सैन फ्रांसिस जेवियर के भतीजे जेरोम जेवियर ने किया था। इस मिशन का एक सदस्य एंटोनियो मोन्सेरट भी था, जिसे अकबर ने अपने पुत्र मुराद के लिए ट्यूटर के रूप में रखा था। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो 1576 में। तो अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। तो 1572 में सुलेमान कारा रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 जुलाई 1576 को टोडरमल ने दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार की पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जहांगीर। तो दोस्तों जहांगीर को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।